सो वी ऑल नो एंड लव द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी जगहों पे इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू यूज़ दैट इवन दो इट्स क्वाइट रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे कि अगर मैं मिसाल लूँ तो सेंट्रल फोर्स फील्ड। नाउ सेंट्रल फोर्स फील्ड क्या होती है? बेसिकली आप समझो कि आपके पास एक स्फेयर है और स्फेयर के अंदर आप नहीं जा सकते। स्फेयर के आउटसाइड रीजन में कहीं भी आप हो और उस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे एक फोर्स वेक्टर एसोसिएटेड है और वो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर की होगी। उस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड और उस पॉइंट को हम कहते हैं फील्ड पॉइंट। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये बहुत पॉपुलर है इन थियोरेटिकल फिजिक्स। जैसे कि हम ग्रेविटी या फिर कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को स्टडी करते हैं तो इस मॉडल को हम यूज़ करते हैं। इस मॉडल में इशू यही है कि अगर हम न्यूटन के लॉ को देखें तो न्यूटन का जो लॉ है वो स्पेसिफिकली अगर आप गौर करो तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ज़्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर सकता है। मोर स्पेसिफिकली इन दिस केस अगर आप देखो तो फोर्स चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आप फील्ड लाइंस को आपने स्टडी किया हो तो फील्ड लाइंस के हिसाब से जब लाइंस करीब होती हैं व्हेन दे आर क्लोज टुगेदर तो फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है होगा, तो वो फार अपार्ट होती हैं देन फोर्स की इंटेंसिटी कम होती है। लाइकवाइज लाइक आपको पता ही होगा कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो और लेट्स से हमारे पास दो सोर्सेज हैं ऑफ मास, लेट्स से ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में हर एक पॉइंट पे टेक्निकली स्पीकिंग दोनों की वजह से दो फोर्सेस होंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ वेक्टर सुपरपोजिशन है तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसका जो सम है वेक्टर सम, उस पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो वेक्टर सम है सिर्फ उसको लिखते हैं और बस उस तरह के हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड, क्योंकि बिकॉज दैट्स द मोर फिजिकल थिंग दैट्स हैपनिंग। क्योंकि इमेजिन करें आप पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या नेगेटिव चार्ज रखा है आपकी इस पॉइंट पे जो कि उसके सेंटर से गुजर रही है, तो यहाँ पे उसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, राइट। एंड इन दैट केस अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस हिसाब से वो टेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा एट दैट इंस्टेंट। सो या नीडलेस टू से इस सेंट्रल फोर्स के अंदर इशू ये होता है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पे या एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे काम करता है। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है, बहुत ज़्यादा कह लें पावरफुल तरीका है, जो कि कह लें फोर्स को रिप्लेस करता है एक एक्सटेंड तक। उसको हम कहते हैं एनर्जी फॉर्मुलेशन कह लें या फिर आप कह लें एनर्जी मेथड। बेसिकली अगर आपको शायद थोड़ी फिजिक्स और ज़्यादा पढ़ी हो तो देयर इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक न्यूटोनियन वर्जन होता है, न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन, जिसमें हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स पे। एंड देन देयर इज अ मच इफेक्टिव फॉर्मुलिज्म विच इज़ द लग्रांजियन फॉर्मुलिज्म, जहाँ पे एनर्जी को यूज़ करते हैं और लग्रांजियन यूज़ करते हैं। लग्रांजियन इज एसेंशियली द काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई फिजिकल टर्म नहीं है, फिजिकल टर्म एज इन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट जस्ट इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। एंड देन वी हैव द हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म, जो कि सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। बट हम वहाँ नहीं जाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं अभी भी बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करें। ये कैसे सिंप्लीफाई करता है? बेसिकली अगर आप देखो तो फोर्स फील्ड और एक है आपके पास स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी जिसको हमें लुक आफ्टर करना होगा, वो है मैग्नीट्यूड। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स में हमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो या दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन वाई वी यूज एनर्जी, बिकॉज एनर्जी की केस में हमको सिर्फ और सिर्फ या तो प्लस ऐड करनी होती है क्वांटिटीज या तो सब्ट्रैक्ट करनी होती है, बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। फोर्सेस के केस में हमें ना सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट बल्कि डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट अनोइंग। सो या ये एक एडवांटेज है जो एनर्जी फॉर्मुलिज्म हमें देता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एडवांटेज है वो ये है कि वेल जिसने कैलकुलस पढ़ी हो तो मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर तो मैं शॉर्ट में बात करूँ तो बेसिकली कैलकुलस में एक चीज़ होती है इंटीग्रल। इंटीग्रल बेसिकली समझे सम है, सिग्मा की तरह देखेंगे, उसमें ना सारी चीज़ों को सम कर रहा है, वो ऐड कर रहा है। बस ये है कि बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट करके बिल्कुल ही चीज़ों को
इतने इतना तोड़ तोड़ के, उसको कहते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स, उनको तोड़ तोड़ के जोड़ देता है। तो इससे ये होता है कि हमारे पास एक कंटिन्यूटी बनती है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनता है कि हम किसी भी शेप को हम ले सकते हैं यूजिंग इंटीग्रल। और इंटीग्रल की खासियत ये है कि बेसिकली एंड पॉइंट्स पे वर्क करता है। इट डजंट केयर कि बीच में क्या हो रहा है। अगर ग्राफ यूं है या यूं है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स पे आती है। अगर आपने ज़ाहिर इंटीग्रेशन की होगी, यू वुड नो दैट कि जो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है, तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स को हम लेते हैं, बाकी इंटीग्रेशन हम करते हैं और बस दैट्स इट, हम एंड पॉइंट्स उस पर लगा देते हैं। तो जो बाउंड्री वैल्यूज़ होती है ना, ये स्पेशल है, बिकॉज इन दिस एनर्जी फॉर्मलिज्म हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पाथ को हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, एज लॉन्ग एज एक इनिशियल पाथ या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, हम सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पॉइंट को हम पता होना चाहिए और हम उसको यूज़ करके बेसिकली एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसमें क्या ख़ास बात है? वेल, आप ऐसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं ग्रेविटी ही ले लेता हूँ। ग्रेविटी, फॉर आर सिंप्लिसिटी, हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज़ रिपल्सिव। रिपल्सिव हम ऐसे ही कर रहे हैं, इन दी एंड उससे कुछ इशू नहीं होता, हम सिर्फ मैथमेटिकली एंड में प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, दैट्स इट, उससे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो ग्रेविटी रिपल्सिव है, देन यू कैन इमेजिन कि आप किसी भी पॉइंट पे आप रखोगे मास को, अगर हम एज्यूम करेंगे रिपल्सिव है तो किसी भी पॉइंट पे हम मास रखते हैं, मास रिपेल करना शुरू करेगा। हर पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी से करेगा, बिकॉज फोर्स इज रिलेटेड टू, या कह ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड सो इज एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन अगर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर है फिर वेलोसिटी और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाएगा, लेकिन खैर उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये एज्यूम पहले हम कंसिडर करते हैं, अच्छा अभी किसी भी पॉइंट पे हमने मास रखा, इट वुड रिपेल, ऑलराइट, इट विल रिपेल विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट। इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक कि अगर तो मैंने यहाँ रखा या उसी रेडियस पे मैंने यहाँ रखा, दे वुड फील द सेम फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स एक्चुअली, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन कंसिडर होती है, लेकिन ये है कि इंटेंसिटी सेम होगी। और अगर मैं इमेजिन करूं कि हम इन्फिनिट डिस्टेंस पर हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस का मतलब ये कि कह लें कि ये इन्फिनिटी वर्ड जो है, ये एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है एसेंशियली, इट्स नॉट अ फिजिकली प्लॉजिबल थिंग, यू नो। मैं अगर कहूँ कि मैं इन्फिनिट डिस्टेंस पे हूँ, इट वुड जस्ट मीन कि हाँ, मतलब इन्फिनिट पॉसिबल नहीं है ना। आप क्या, इन्फिनिट क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम डिस्टेंस। हमें लेकिन मैक्सिमम नहीं पता क्या है दुनिया में, यूनिवर्स क्या है। मे बी इट्स आउटसाइड द यूनिवर्स, मे बी देर आर सेवरल यूनिवर्सेस, और उन सेवरल यूनिवर्स को क्रॉस करके हमारे पास इन्फिनिट डिस्टेंस आएगा, व्हाट एवर, वी डोंट नो। लेकिन हम मैथमेटिकली एज्यूम करते हैं इन्फिनिट डिस्टेंस, द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जहाँ पे हम हैं। वहाँ पे हम ये एग्री करेंगे इस बात पे कि द फोर्स जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, थ्रू आर, जो हमें पता है थ्रू आर न्यूटोनियन ग्रेविटेशन, जो कि एफ इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बिकॉज इन्फिनिट है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज ज़ीरो। तो उस हिसाब से वहाँ पे एट इन्फिनिट पॉइंट हमारे पास जो भी फोर्स होगी इन्फिनिट पॉइंट पे, वो ज़ीरो होगी, वहाँ पे कोई फोर्स फील नहीं करेगा ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलराइट, कूल। नाउ इमेजिन कि हम वो इन्फिनिट पॉइंट से एक इंक्रीमेंट करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स। मतलब कह लो कि आप उस इन्फिनिट पॉइंट पे थे, नाउ यू ओरिएंट योर सेल्फ टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ से ग्रेविटी निकल रही है, अपने आप को उस तरफ पॉइंट कर रहे हो, और हल्का सा डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, मे बी 10⁻⁻20 मीटर्स या 21 मीटर्स या 20 या 50 मीटर्स, whatever, आप करीब आते हो। अब आप करीब आओगे तो ये बात सब एग्री करेंगे कि जैसे ही आप करीब आओगे तो आप अब जाके उसकी फोर्स फील्ड, कह लें फोर्स फील्ड के अंदर आप आ जाओगे, अब आप उसकी फील्ड में बाउंड हो जाओगे। तो उस हिसाब से पहले आप फोर्स नहीं फील कर रहे थे, अब आप फोर्स फील करोगे, बिकॉज नाउ यू आर क्लोजर टू दैट ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप एक और उतने ही डिस्टेंस मजीद करीब आते हो, तो आप ये एग्री करोगे कि क्योंकि बिकॉज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास पहले पोजीशन थी उस पर जो फोर्स हम फील कर रहे थे, उससे ज़्यादा फोर्स हम वहाँ पे फील करेंगे एट नेक्स्ट इंस्टेंट। फिर हम और आगे करेंगे तो और ज़्यादा फील करेंगे, फिर और फील करेंगे, और ज़्यादा बढ़ता रहेगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ना
आगे अंदर आने के लिए एक एक स्टेप कह लें, एक एक स्टेप, छोटे छोटे इन्फिनिटेसमली स्मॉल स्टेप पे आने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. वी हैव टू एक्सपेंड आवर एनर्जी बेसिकली. एंड या अगर तो ज़ाहिर है एनर्जी एक्सपेंड होती है इफ़ द फोर्स इज़ रिपल्सिव. सो जो एनर्जी खर्च हो रही है, अब मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही, अगर तो मैं बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक होके बिल्कुल ही मैथमेटिकली रिगरस में नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन इट विद मैथमेटिक्स, कैलकुलस बहुत इफेक्टिव है इसको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज या इट इज़. लेकिन मैंने रियलाइज़ किया बहुत से बच्चे जो हैं उनको उन्होंने मैथ्स नहीं ली होती, उन्होंने उनको पता नहीं होती ये कैलकुलस वगैरह क्या है, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में रखूँ तो उस पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट पे आप जाओ एट दैट फोर्स फील्ड, या फिर किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ अराउंड दैट मास, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जितनी भी टोटल एनर्जी खर्च हो रही है ना, छोटे छोटे स्टेप ले लेके आप जो आ रहे हो उसके पास, यहाँ से यहाँ तक आप आ रहे हो, छोटे छोटे स्टेप ले लेके जितने भी आ रहे हो, जितने भी स्टेप लिए हैं, और उनमें आपको जो फोर्स फील की है उनका जो सम है, वो सम कह लो आपके पास वर्क डन या एनर्जी आपको देता है. इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि मैंने यहाँ से स्टेप में गया, मैंने एनर्जी खर्च की है, इस स्टेप पे गया, इस स्टेप पे गया, इस स्टेप पे गया, इस स्टेप पे गया, मैंने खर्च की एनर्जी, एनर्जी खर्च की, करते 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 यहाँ तक आ गया मैं इस पॉइंट पर. मतलब ये मास है, इस पॉइंट पर आया, करते 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 एनर्जी खर्च हुई. जितनी एनर्जी यहाँ तक खर्च हुई है उसको हम कहते हैं द टोटल एनर्जी, या फिर कह लें एनर्जी नीडेड टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल एनर्जी. ना यहाँ पे दो कैवियट है. आप ये कह सकते हो कि व्हाट इफ मैंने इतनी ज़्यादा ज़ोर से मैं चीज़ को फेंका या ऑब्जेक्ट मैंने पुश किया टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास कि वो मूव करते रहे अंदर. बिकॉज अगर आप सोच सकते हो कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं छालता हूँ तो जाहिर है इट डजंट जस्ट स्टॉप. अगर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से फोर्स मारी तो वो ऊपर जाता रहेगा, इवन इफ फोर्स इज यू कैन से कैंसल्ड आउट, या फिर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, वो ऑब्जेक्ट स्टिल ऊपर तक जाता रहेगा. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो इतनी है कि हमारे पास जो वेलोसिटी बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है. ज़ीरो तो हो नहीं सकती ज़ाहिर है, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो है. तो हम बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को टू दैट फील्ड पॉइंट, आप ये कह सकते हो. तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी to that field point slowly is what we define as the potential energy of that object, gravitational potential energy to be specific. Now एक और कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि आप ही आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर मैं लेट्स से यहाँ पर हूँ एट इन्फिनिट पॉइंट, और मैं यहाँ पर मेरा मास है, या फिर आप यूँ कह लो चलो, तो आप यहाँ इस लाइन में कहीं आने की जगह आप यहाँ पर आना चाहते हो. नाउ व्हाट, यहाँ पे कोई डिफरेंट फोर्स लगेगी ना, यहाँ पे तो ग्रेविटी के अलावा मतलब क्या होगा. तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इफ़ यू कैन इमेजिन, ये आपने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस लिए. आपने पहले यहाँ डिस्टेंस लिया, यूँ देख लो, चलो यूँ करा, फिर यूँ गया, फिर यूँ यूँ करते 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 आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर, राइट. तो इसमें आपके पास दो स्टेप्स थे. एक स्टेप ये था कि आप टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास मूव कर रहे हो, और दूसरे स्टेप में आप कह लें उसके एंगुलर पोर्शन में मूव कर रहा है. समझ लो कि आप यू मूव कर रहे हैं, राइट, एक एंगल पे मूव कर रहे हैं. जो पार्ट आपने खर्च किया है यहाँ पर आने में, यहाँ पे तो ज़ाहिर है फोर्स लगी है, एनर्जी लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो हमने फोर्स लगाई है, इट्स नेग्लिजिबल. यू डोंट नीड एनी वर्क टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. इसकी वजह सिंपल ये है क्योंकि ज़ाहिर है हम ये एज्यूम कर रहे हैं सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे हमें फोर्सेस, सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट करती है विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फोर्स इज सिमेट्रिक, सेंट्रली सिमेट्रिक, कि हर पॉइंट पे स्फेरिकली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट मास एक्ट कर रही है. ये मास अगर तो लेट्स से कंटॉर्टेड होता, ट्विस्टेड होता, कोई अजीब सा शेप होता, जैसे कि ओवल होता है, या फिर कह लें तो वो उस केस के अंदर ही बेसिकली ग्रेविटी की फोर्स फील्ड डिफरेंट होती है. तो या यू कैन जस्ट इमेजिन कि इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, यू डोंट नीड एनी फोर्स या वर्क टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, बट यू नीड टू डू वर्क फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट.
एंड लास्टली जाहिर है बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट ग्रेविटी इज रिपल्सिव, हम बस माइनस साइन एंड में अपने आंसर में लगा देंगे विच जस्ट शोज दैट ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव इंस्टेड ऑफ रिपल्सिव। बस ये आप इमेजिन कर सकते हो कि इट्स द फोर्स दैट इज exerted बाय द मास itself towards that point instead of us actually trying to exert that force onto that object ourselves. लास्टली मैं बस एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपने, या मैंने स्पेसिफिकली जब मैंने बुक पढ़ी थी, जब मैंने ए लेवल किया था, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, विच इज़ दैट फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था, मुझे, मैं कहता है डजंट मेक एनी सेंस, पता नहीं क्या था। इसकी एक्चुअली बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स द स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट बेसिकली अगर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं, अब ये हमने जो पूरा सिस्टम हमने इमेजिन किया था, विच इज़ लाइक, कह लें कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एनर्जी जो है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, वो सब कह लें एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी अंदर या बाहर इस सिस्टम से नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को कोई रोक रहा है या कोई धक्का लगा रहा है। टेक्निकली हमने एज्यूम किया था धक्का लगा रहा है, लेकिन जाहिर है वो एक हाइपोथेटिकल या कह लें एक अजम्पशन थी, और उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये एज्यूम किया था कि इट्स बहुत ज़्यादा स्लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था हमारे धक्का लगाने से। सो या उसका कोई इशू नहीं है, इट हैज़ ऑल वर्कड आउट इन दी एंड। तो या उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्स लगानी थी हमने बात कर ली उसकी, अर्थ की या किसी भी मास की उस ऑब्जेक्ट पे, और वो उसके हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको यूजिंग द असम्पशन कि ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम धक्का लगा रहे हैं वो स्लो मूव कर रहा है। नाउ बिकॉज द सिस्टम इज आइसोलेटेड, हम ये कह सकते हैं द सिस्टम इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये कि द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको और ज़्यादा ब्रॉड जनरल तरीके से बताऊं, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी वे हमारे पास सबसे पहली टर्म में ड्राइविंग वर्क डन आती है माइनस द रिएक्शन वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे अनयूजुअल या कह लें एनॉमलस टाइप की वर्क डन नहीं हो रही। उस एनॉमलस का मतलब ये है कि आप कह लें कि कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नली आप उसके अंदर कर रहे हो, जैसे कि आपने लेट से रॉकेट लगा दिया उस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे आपने रॉकेट लगा दिया, नाउ इट्स मूविंग टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। या पे आपने ऐसा कुछ कर लिया कि आपने मतलब फिजिकली यहाँ पर आपने कोई एनर्जी पंप करी सिस्टम में, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो तुम्हारी शुरू की दो टर्म्स जीरो हो जाती हैं, and all we are left with is the change in kinetic energy minus change in potential energy is equal to zero. So yeah, in a conservative system, the change in kinetic energy is equal to the change in potential energy. Correct? ये एक सिंपल सी हमने सिंप्लीफिकेशन की है। नाउ जब ऐसा होता है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। जब ऐसा नहीं होता तब हम कहते हैं सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव। और जब सिस्टम कंजर्वेटिव होता है तो उसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, हम ये कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली एक रिलेशनशिप को फॉलो करती है, और वो रिलेशनशिप ये है कि द फोर्स इज द सेम और इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये जो आप देख रहे हो ग्रेडियंट साइन, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक्चुअली में बहुत सिंपल है। आप इमेजिन कर सकते हो कि पोटेंशियल फील्ड जनरेट हो रही है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, और जाहिर है पोटेंशियल फील्ड का ज़्यादा आसान है यूज़ करना बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और हर पॉइंट पे एक नंबर है, और आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको चारों तरफ उसके नंबर्स होंगे। तो जिस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर होगा ना, सबसे बड़ा डिफरेंस होगा उस नंबर का उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में किसी भी पॉइंट में, उस डायरेक्शन में वो वेक्टर पॉइंट आउट करेगा और उस इंटेंसिटी से भी करेगा। सो दैट्स व्हाट इट जस्ट सेज कि हमारे पास जो फोर्स है वो पोटेंशियल का नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट है। ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये इससे समझने में जो आपके हेल्प आएगी वो ये है कि अगर आपने ज़ाहिर है कैलकुलस पढ़ी होगी, यू वुड जस्ट नीड टू प्लॉप दिस आइडेंटिटी इनटू दैट इक्वेशन, वर्क डन वाली इक्वेशन। वर्क डन इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ फोर्स इंटू इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस। अगर आप फोर्स की जगह माइनस ये लगा दोगे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो हम यूजिंग द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन का आंसर है, इट जस्ट रिड्यूसेस टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल
of the boundary conditions with the boundary conditions, which is what I discussed in the earlier in the video कि बस बाउंड्री पे जो पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं, स्केलर की वैल्यूज होती हैं, हम सब उसको डिस्कस करते हैं because that's the edge that we get from this energy principle, energy formalism. So yeah, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, and I hope that it helps you out. Thank you so much for watching.